Hi everyone. So today's topic of discussion is diuretics and diuretics के अंदर हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली तुमने फिजियोलॉजी में किडनी का बेसिक्स या एनाटॉमी में समझ रखा है, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, फिर वो बेसिक्स लेके हम यहाँ पर जो ड्रग्स यूज होने वाले हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। अब जो ये किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम है, इसका बेसिक्स क्या होता है कि यहाँ पर जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट होना है, तो वहां पर हमारा ये रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम काम आता है, राइट। और फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो हो गया कि हमने बोल दिया कि एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट इसका मेन काम है। दूसरा काम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो बीपी रेगुलेशन में हमारी हेल्प करने वाला है। देन देयर इज ऑल्सो द हार्मोन प्रोडक्शंस, तो यहाँ पर इरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन होता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज अ यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किडनी की वो होती है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन आगे दो तरह से हो सकता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, एक होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स। अब जो कॉर्टिकल है वो 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल, और उनकी वजह से क्या फॉर्म होता है, हमारा नॉर्मल यूरिन फॉर्म होता है। जबकि जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर हैं वो सिर्फ कंज्यूम करते हैं 15%, और उसकी वजह से क्या यूरिन फॉर्म होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से हमारा क्या मतलब कि जहां पर हमारे पास सॉल्यूट्स ज्यादा हो और वाटर कम हो, ठीक है, तो हमारा ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन किसका हुआ होगा, वाटर का हुआ होगा। इस वजह से वहां पर क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया यूरिन, राइट। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, वो किसका है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के अंदर हमें इतना पता है कि ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस हो गया, राइट, जो एंट्री जहां से होगी, जितना भी हमारे पास फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिर वो वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। उसमें से जो कुछ कंटेंट्स हैं वो यहाँ आएंगे अंदर। अब वो जो इस ल्यूमेन के अंदर आएंगे वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं सारा का सारा, ठीक है, और फिर यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकलेंगे। अब फिर ये कहाँ भेजेगा उसको, पीसीटी में। पीसीटी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब जो ये पीसीटी के थ्रू है ये कहाँ जाएगा, ये नीचे ये पूरा एक लूप बना हुआ है, दिस इज अ लूप विच इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले, राइट। अब ये लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर क्या है, ये दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब का क्या मतलब, जो असेंडिंग है वो थोड़ी थिक है, जो थिन बनाई हुई है वो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ऐसे ही दो पार्ट्स होते हैं डीसीटी के, एक होता है अर्ली डीसीटी, एक होता है लेट डीसीटी। अब जो ये डीसीटी है ये आगे कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करने वाली है, अब ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जितना भी पास हो जाएगा, जो यहाँ से इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू पास होता होता यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होता होता जो फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, वो वहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। और तो वो जो बचा हुआ पोर्शन है जो एक्सक्रीट होगा, अब हम उसको बोलेंगे वो यूरिन है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, ऐसे ही जो ग्लोमेरुलस है इट कॉजेज द आइसोटोनिक अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब ये क्या काम करता है, कुछ आयंस को रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, मतलब वो वहां से रीएब्जॉर्ब होगा। एक चीज यहाँ पर समझने वाली है, जो मैंने ऊपर अभी यहाँ पर डायग्राम में बताया तुमको, अगर हम ये वाला नेफ्रॉन ले रहे हैं तो अगर ग्लोमेरुलस के थ्रू कुछ भी फिल्ट्रेट आया वो यहाँ से पास होगा, अगर वो पीसीटी के अंदर आता है यहाँ से कुछ भी आएगा, कोई भी प्रोडक्ट आता है हमारे पास, अगर ये फिल्टर होना चाहता है फिल्ट्रेट, तो उसको पहले पीसीटी के थ्रू जाना पड़ेगा। पीसीटी के थ्रू जाने की वजह से अब ये जो पीसीटी होता है ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। अब इसकी यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इस ल्यूमेन के अंदर कोई भी चीज आ रही है तो वो तो बाहर एक्सक्रीट आउट होने वाली है, और इस ल्यूमेन के बाहर होते हैं कुछ सेल्स, उनको बोलते क्या हैं हम, इंटरस्टिशियल सेल्स, ऐसे समझ लो। अभी बहुत सारे इंटरकनेक्टेड सेल्स होंगे, तो वो जब हम जूम इन करके एक एक पार्ट को समझेंगे तो वहां मैं अलग से तुमको समझा दूंगी, पर अभी के लिए इतना समझो कि यहाँ पर
हर जगह पर एक एक पार्ट के साथ उसके बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, वहां से भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और फिर जो साइड में जा रहा है ये क्या होगा, यहाँ पर ये सारे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। तो हमारा बेसिक काम क्या है, हम कुछ भी रीएब्जॉर्ब कराना चाह रहे हैं तो हम पहले इंटरस्टिशियल सेल्स के पास भेजेंगे और फिर इंटरस्टिशियल सेल्स से फ्लूइड में जाएगा और फिर वो ब्लड वेसल के अंदर पास हो जाएगा और रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सिस्टम में पहुंच जाएगा। इतना समझ में आ रहा है तुमको। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, पीसीटी की बात कर रहे थे। अब पीसीटी के अंदर क्या होने वाला है, रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है सोडियम का, वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, बाइकार्ब का। अब इतनी बात समझो, अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम अकर्स एट पीसीटी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि पीसीटी पे सबसे ज्यादा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है। मतलब पीसीटी कैसे रीएब्जॉर्ब कराएगा, तो इसके पास कुछ सिम्पोर्टर्स होते हैं। एक होता है सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्टर, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन सिम्पोर्टर। अब ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लिकेट मत करना, बस सिर्फ समझने के लिए समझ लो। सिम्पोर्टर्स का बेसिकली क्या मतलब होता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का ऐसे मतलब समझो कि जो सिम्पोर्ट है मतलब सेम डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। मान लो सोडियम और पोटेशियम ये सिम्पोर्ट करने वाले हैं तो एक ही डायरेक्शन में बाहर जाएंगे। अगर वो एंटीपोर्ट होता, जैसे वो इस डायरेक्शन में जाएगा मतलब सोडियम बाहर जाएगा, उसके रिप्लेसमेंट में पोटेशियम अंदर आएगा, राइट, या फिर हाइड्रोजन अंदर आएगा। तो ये मतलब होता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट का, राइट। अब इतनी बात समझ में आ गई हमें। अभी हम आगे डिटेल में भी समझेंगे इसको, बट अभी समझने के लिए बेसिक्स इतनी बात समझो। उसके बाद चलते हैं हम लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होने वाला है, लूप ऑफ हेनले हमने वही वाला पार्ट पढ़ा था कि यहाँ से ग्लोमेरुलस था, यहाँ पर पीसीटी था, यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, एक होता है उसका डिसेंडिंग लिम्ब और एक इस तरफ आएगा उसका असेंडिंग लिम्ब। जब हम डिसेंड डाउन कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये थिन होता है, मतलब पतला होगा कंपैरेटिवली। अब ये थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, इट इज इम्पर्मिएबल टू सॉल्ट, ये सॉल्ट से इम्पर्मिएबल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या होने वाला है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। वाटर क्या करेगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, किसके अंदर, इंटरस्टिशियम। तो ये वाला जो सारा पार्ट है ना, ऐसे समझो, ये वाला जो सारा पार्ट है ये ऐसे हमने बनाया, पूरा कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये इंटरस्टिशियम का पार्ट है। अगर हमारे पास ये इंटरस्टिशियम का पार्ट है तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वाटर कहाँ से, यहाँ से रीएब्जॉर्ब होगा इधर इंटरस्टिशियम में। इंटरस्टिशियम से क्या है, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जा सकता है ब्लड वेसल के थ्रू। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। हमने ये बात कर ली कि हमने थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात कर ली। अब ऐसे ही असेंडिंग लिम्ब भी है पर वो थिक है। यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो थिन सा बना हुआ है, यहाँ पर हमने उसको मोटा बना दिया है तो थिक हो गया, ये वाला एरिया ज्यादा हो गया, थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर क्या हो गया, थिक हो गया, तो हमने ये वाला एरिया ज्यादा ले लिया, राइट। अब ऐसे यहाँ पर समझने के लिए इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि इट इज टोटली इनपर्मिएबल टू वाटर। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर तो हम क्या कह रहे थे कि वाटर बाहर निकल रहा है, इधर हमने ये बोल दिया कि यहाँ वाटर तो नहीं बाहर निकल रहा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर इनके पास एक अपना ट्रांसपोर्टर होता है। क्या ट्रांसपोर्टर है वो, NKCC ट्रांसपोर्टर। अब NKCC मतलब सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या है, ये सारा सिम्पोर्ट है, आपस में सेम ही डायरेक्शन में ये बाहर निकल रहे हैं। तो मतलब एक सोडियम बाहर निकलेगा, ऐसे एक पोटेशियम और साथ में 2 क्लोराइड, तो एक ये चैनल बना हुआ है। तो इम्पर्मिएबल टू वाटर है, मतलब यहाँ से ये इन चीजों का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, ब्लड के अंदर ये सारी चीजें वापस आ रही हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, NKCC ट्रांसपोर्टर पे कौन एक्ट करने वाला है, लूप डायूरेटिक्स। अब लूप डायूरेटिक्स और ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक तुम इतनी बात समझो कि कोई लूप डायूरेटिक्स नाम की चीज है, ऐसे समझ लो कि डायूरेटिक्स होंगे वो और लूप ऑफ हेनले पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो लूप डायूरेटिक्स, राइट। अब आगे चलते हैं ऐसे ही DCT पे। अब DCT क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT के पास क्या होता है, इट कंटेन्स NCC ट्रांसपोर्टर। अब हर एक के पास अपना अपना चैनल है, अपना अपना ट्रांसपोर्टर है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के पास था NKCC, अब यहाँ क्या है NCC। अब NCC का क्या मतलब है, हमारे पास यहाँ सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। ये वाला जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ये एक बना हुआ, यहाँ से सोडियम निकलेगा, यहीं से
क्लोराइड निकल जाएगा और ये रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे वापस से। अब इस पे कौन एक्ट करता है, एनसीसी ट्रांसपोर्टर पे थायजाइड्स एक्ट ऑन देम, ठीक है। तो ये बात हो गई डीसीटी के बारे में। अब डीसीटी के पास भी क्या है, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि एक अर्ली डीसीटी होता है, एक लेट डीसीटी होता है। ये क्या पार्ट है, अब जो हमने पोर्शन ये वाला पढ़ रहे हैं अब हम, वो लेट डीसीटी है, जो किसके साथ कनेक्टेड है, ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर समझो इस चीज को ऐसे कि एक यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन का एंटीपोट है, ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है जिसपे एक्ट करने वाला है डीसीटी पे, वो कौन से चैनल्स होते हैं, दीज आर अमाइलोराइड सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। तो ये क्या करते हैं, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये क्या है, अमाइलोराइड सेंसिटिव हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज जो यहाँ समझने वाली है वो है एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो लेट डीसीटी पे कौन एक्ट कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन एक्ट कर रहा है। अब एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ये वहां से क्लियरेंस करा देगा किसकी, क्लोराइड की। क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और ल्यूमेन से वापस चला जाएगा। तो ल्यूमेन के थ्रू अब एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो इट हेल्प्स इन द क्लियरेंस ऑफ क्लोराइड फ्रॉम द ल्यूमेन, राइट। अब ऐसे हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने बात करनी है कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। अब कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी हमारे पास वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, सारी चीजें रीएब्जॉर्ब होगी। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ADH, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये वहां से सेक्रीट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली बेसिक फंक्शन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ल्यूमेन। अब ये वहां पर कंसंट्रेटेड कर देगा यूरिन को, तो इसलिए इसको कंसंट्रेटेड सेगमेंट बोलते हैं। ये रीएब्जॉर्ब करा देगा कितना, 10 to 15% ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड। उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का अमाउंट रेगुलेट हो जाएगा। तो अब दूसरी चीज और समझो, जो हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट होता है इसके पास दो सेल्स होते हैं, एक होता है इंटरकेलेटेड सेल्स, दूसरे होते हैं प्रिंसिपल सेल्स। अगर हम यहाँ पर इंटरकेलेटेड सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो रीएब्जॉर्ब कराते हैं सोडियम को और एक्सक्रीट आउट करते हैं या सिक्रीट करते हैं पोटेशियम को। ऐसे ही जो इंटरकेलेटेड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रीएब्जॉर्ब कराते हैं पोटेशियम को और सिक्रीट करते हैं बाइकार्बोनेट को। अब ये सारा का सारा क्या करने वाला है, ये बफरिंग सेल ऑफ द किडनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्ब की बात हो रही है, तो इसलिए इंटरकेलेटेड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द बफरिंग सेल ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हो गए जो हमने अभी तक समझ लिए। अब हम चलते हैं रीनल सिस्टम। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट एंड इट ऑल्सो डू द बैलेंसिंग ऑफ द वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम और आयंस का बैलेंस आउट करता है, राइट। अब हम क्लासिफिकेशन देखें अगर, तो क्लासिफिकेशन में ये है कि जो डायूरेटिक्स होते हैं, और दो तरह से हम किडनी के अंदर एक्सक्रीट आउट करा सकते हैं। अगर हमें यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है एंटी डायूरेटिक्स देने का। अगर हम डायूरेटिक्स देते हैं तो हमने क्या किया, यूरिन आउटफ्लो बढ़ा दिया। एक और बेसिक रूल याद रखो कि जहां जहां सोडियम एक्सक्रीट हो रहा है उसके साथ साथ वाटर एक्सक्रीट हो रहा है। वाटर क्या करता है, फॉलो करता है सोडियम को। तो ये चीज याद रखनी है कि इसलिए जहां जहां हमने ऊपर बोला कि सोडियम बाहर निकल रहा है, वहां वहां पर यूरिन का आउटपुट बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर अपने आप उसके साथ जा रहा है। एक होते हैं एंटी डायूरेटिक्स। अब एंटी डायूरेटिक्स का क्या मतलब, जैसे अभी हमने पढ़ा था ADH टाइप्स, ठीक है। अब ये क्या करने वाले हैं, ये क्या करते हैं, यूरिन का फ्लो ही कम कर देंगे। These work as antidiuretic hormones या antidiuretics। तो ये क्या करेंगे, यूरिन का फ्लो ही रिड्यूस कर देंगे, आउटपुट बढ़ाएंगे नहीं, फ्लो ही कम कर देंगे। तो एनी हाउ हमारे पास क्या है, किडनी में समझने के लिए या फिर इन ड्रग्स पे काम करने के लिए ये दो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। सो आज इतना ही बेसिक समझ लो। अभी आई एम प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट लेक्चर, तो मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। उसके अंदर हम सारे ड्रग्स और सारा किडनी के बारे में, डायूरेटिक्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। अभी ये है बिल्कुल बेसिक्स कि इसके बिना तुम आगे नहीं जा सकते। तो तुम्हें अब पता होगा, तो हम नेक्स्ट डायरेक्टली ड्रग्स पे काम करेंगे कि कौन कौन से कहाँ पर काम कर रहे हैं और कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, थायजाइड्स क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं, राइट।
अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसे ही यहाँ पर वीडियोस आती रहेंगी। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम डायूरेटिक्स ले लो, तो इसलिए आई एम टेकिंग डायूरेटिक्स। अगर तुम्हें भी कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आई विल टेक दैट ऑल्सो एंड कीप लर्निंग। टिल देन, बाय बाय।